हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के वो क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और आज की वीडियो सिर्फ की सिर्फ देखिए, आज की वीडियो जो बेस है वो सिर्फ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लोगों ने, चाहे मैं भी अब तक बनाता आया हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो 4 नंबर के क्वेश्चन है वो बनाते आया हूँ। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत आता है और वो आता है 6 नंबर का। उसको कौन कवर करेगा? 6 नंबर के जितने प्रश्न हैं, वीडियो भले ही लॉन्ग जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं, भले 1 घंटे वीडियो बन जाए, लेकिन आपको यह पूरा जो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं सभी को डिस्कस करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ के जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और सभी प्रश्न 6 नंबर करेंगे। सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। आराम से अस्थायी रूप से चीज़ों को समझते चलिएगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात आपसे कहूँगा, 1 लाइक बनता है, ठीक है। आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, 1 लाख लाइक जरूर दीजिए। सब लोग एक एक लाइक देंगे तो इस वीडियो पे हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक की, ठीक है। 1000 लाइक हमने टारगेट रखा है, 1000 लाइक है, जो कि बड़ी बात नहीं है। बस आप अपना 1 लाइक देके ही आगे बढ़िए। तो चलिए, आज के पहला क्वेश्चन उठाते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन और पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप विधि है 36 मीटर। ग्राफीय विधि से बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि आपको लगाना है। अब इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन तो देगा ही देगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन को कैसे मैं हल करता हूँ। तो सिंपल है हल करना। चलिए, यहाँ से एक एक पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमको दिया है यहाँ पे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। बस ये बता दिया है कि जो लंबाई होगी ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक ही होगी। तो चलिए मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना बाग की लंबाई, मानेंगे कि माना बाग की जो लंबाई है, लंबाई तो दिया नहीं है, माना बाग की लंबाई जो है ना वो मान लेंगे कि x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर है। बाकी लंबाई को हमने मान लिया कितना मीटर? x मीटर है। और उसी प्रकार तथा चौड़ाई को मान लिया जाएगा। चौड़ाई भी नहीं दिया है तो चौड़ाई को भी मान लिया जाएगा तथा चौड़ाई मान लेंगे कि y मीटर है। लंबाई हमने x मीटर मान लिया, चौड़ाई हमने y मीटर मान लिया, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए एक बात कि आयत का परिमाप क्या होता है, इतना बताइए। मैं देखिए, आयताकार है ना, आयताकार बाग है ना, आयताकार बाग का परिमाप जो होता है, आयताकार बाग का परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप कितना होता है आयत का? तो 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है आप लोगों को क्या? परिमाप। तो परिमाप ये होता है। तो परिमाप को क्या लिख सकते हैं हम? 2, लंबाई हमारा कितना है? x, और धन चौड़ाई कितना? y। मतलब परिमाप को हम कह सकते हैं कि 2 कोष्टक में x प्लस y है। परिमाप निकल गया। लेकिन हमको परिमाप तो दिया नहीं है, हमको बाग का अर्ध परिमाप दिया है, मतलब इस परिमाप का आधा दिया है। तो बताइए, तो बाग का अर्ध परिमाप कैसे निकल जाएगा? बाग का अर्ध परिमाप, क्योंकि अर्ध परिमाप ही तो दिया है क्वेश्चन में बाग का। तो बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा कर दीजिए परिमाप का। परिमाप का आधा का मतलब कि 2x प्लस वाई जो है परिमाप, इसका आधा करेंगे तो 2 से 2 काम खत्म, बच गया आपका x प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या कहलाएगा? बाग का अर्ध परिमाप कहलाएगा, जो कि 36 मीटर के बराबर होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई जो अर्ध परिमाप है वो कितना दिया है? 36 दिया है। और यहाँ समीकरण नंबर पहला बन गया आपका, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न अब हमको शुरू में क्या बोला उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे, प्रश्नानुसार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमको मालूम हो गया। अब जो प्रश्न की कंडीशन है उसके अनुसार बनाएंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि देखिए, बोला था ना यहाँ पे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बताइए कि जो लंबाई क्या है? x, और चौड़ाई हमारी y। तो जब लंबाई होगी ना चौड़ाई से अधिक होगी, तो अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कि चौड़ाई कम हो गया, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं?
क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर लंबाई में अगर 4 जोड़ देंगे तो खुद ही अधिका हो जाएगा, तो कभी बराबर हो पाएगा नहीं। इसीलिए जो कम होता है उसमें हम जोड़ते हैं। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, तो चौड़ाई में हम 4 जोड़ दिए कि अब ताकि लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सके। ठीक है, चलिए, तो एक्स बराबर वाई प्लस क्या गया 4 आ गया। ठीक है, किसी को आपत्ति किसी को नहीं। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, अब 12 इधर बच गया आपका 4, और इसे समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। सिंपल हो गया। चलिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम आराम से। समीकरण पहला से, समीकरण किससे पहला से, समीकरण पहला से क्या वैल्यू निकल सकता है कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया जी 36। ये समीकरण पहला है ना, इससे क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 36, और प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से निकल गया y बराबर क्या निकल गया 36 माइनस एक्स निकल गया। क्लियर है। फिर देखिए अब करना हमें क्या है यहाँ पे, तो y बराबर 36 माइनस एक्स किस में, समीकरण पहला में रख दीजिए, आपकी वैल्यू निकल जाएगा। और पहले से निकालना दूसरा में रख दीजिए तो आ जाएगा। यहाँ लिख लीजिए y बराबर 36 माइनस एक्स, नहीं तो उस तरह भी डायरेक्ट कर सकते थे। y बराबर 36 माइनस एक्स किस में रखने पे, समीकरण दूसरा में रखने पे। सिंपल है, किसी तरह लगाएंगे ना लग जाएगा, चाहे डायरेक्ट उस समीकरण को कॉल कर दिए होते हैं। y बराबर 36 माइनस एक्स समीकरण दूसरा में रखने में, दूसरा क्या है भाई एक्स माइनस वाई बराबर 4 है, तो एक्स माइनस वाई आ गया, वाई की जगह क्या लिखेंगे 36 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी का आपत्ति है कोष्टक में है। तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस 36, कोष्टक को टूटेगा तो माइनस के में बदल जाएगा प्लस में बराबर 4। अब यहाँ से क्या हल हो जाएगा, एक्स एक्स 2x बराबर 4, माइनस 36 उधर जाएगा प्लस 36, 2x बराबर 36 और 4 40, कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 20। सिंपल। अब x बराबर 20 आ गया तो x की वैल्यू किस में रख लीजिए, जो ये वाला समीकरण निकला इसको चौथा में लीजिए, इसको चौथा में रख दीजिए। सिंपल है, तो x बराबर 20 का मान, x बराबर 20 का मान समीकरण किस में रखने पे 4 में रखने पे, समीकरण किस में रखने पे 4 पे रखने पे। तो 4 क्या हमारे पास यही है, y बराबर 36 माइनस एक्स, तो y बराबर 36 माइनस एक्स की वैल्यू कितना आ गया 20, तो y बराबर कितना निकल गया 16। बात खत्म, y बराबर 16, x बराबर 20 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ तो वैल्यू निकल गया कि लंबाई कितना 20 और चौड़ाई कितना निकल गया 16 निकल गया। देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कि नहीं, लेकिन भाई इसी को अब हमें ग्राफीय विधि पर दर्शाना है। इसी इक्वेशन को जो सॉल्यूशन हुआ है इसी को हमें किस पे दर्शाना है, ग्राफीय विधि पे दर्शाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए ग्राफीय विधि पर दर्शाते हैं। ग्राफीय विधि पर दर्शाने के लिए आपको क्या करना होता है चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए सब 2 समीकरण निकला था ना, समीकरण पहला दूसरा नोट कर लीजिए। समीकरण पहला क्या निकला था भाई कि x प्लस वाई बराबर 36 है, समीकरण पहला निकला था। और दूसरा हमने समीकरण क्या लिखवाया था कि x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण दूसरा, 2 ही समीकरण प्राप्त हुआ था, देख लीजिए आ जाइए। देखिए समीकरण पहला या समीकरण दूसरा या हुआ था ना, समीकरण पहला और दूसरा को उतार लीजिए और इसके बाद सबके लिए बॉक्स तैयार कीजिए। देखिए बॉक्स कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। ग्राफीय विधि दर्शाने के लिए हमें निर्देशांक की जरूरत होगी, मूलों की जरूरत होगी, तो उसके लिए बॉक्स तैयार किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे रख लीजिए x, यहाँ पे लिख लीजिए y, दो मूल ज्ञात कर लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y। अब आप बताइए इसके लिए बताइए, अगर मैं x बराबर यहाँ पे 24 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ x बराबर यहाँ पे 24, तो यही 24 उधर जाके घट जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में 24 रहेगा तो उधर जाके 24 घट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर। अगर यही x की वैल्यू अगर 16 कैसे कह रहे हैं 24 है ना, तो 12 ना बचेगा, 12 यहाँ 12 कर लीजिए, 12 बचेगा ना, 12 अब दिखाई दे रहा है। x बराबर 24 तो 36 में 24 जगह तो 12 ना बच जाएगा जी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 20 रखता हूँ, x की वैल्यू 20, तो उधर क्या हो जाएगा y की वैल्यू 16 निकल जाएगा। क्लियर, किसी को आपत्ति डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आइए दूसरे में, अगर x बराबर y रखिए y, अगर y बराबर में 4 रख देता हूँ तो -4 उधर जाएगा तो +4, तो 4 4 मिलकर x की वैल्यू 8 आ जाएगा। अगर y बराबर 2 रख देता हूँ तो -2 उधर जाएगा तो +2,
तो x बराबर 4 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया, इतना वैल्यू निकल गया ना। अब इसी को हमें ग्राफ पे दर्शाना है, तो स्केल की मदद से दर्शाना पड़ेगा। आपको स्केल ले लीजिएगा और यहाँ पे दर्शाना चालू कर दीजिएगा। सबसे पहले x डैश बनाइएगा, फिर y डैश बनाइएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। तो चलिए ग्राफ पे क्या है, x का पेयर 20-20 में चल रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखे 10 20 30, इसको मान लीजिए 40। y पे अधिक से अधिक कितना है, 16 है। तो यहाँ पे 10 20 और 30। ठीक है, ये आपका x डैश y और नीचे आपका y डैश होगा। तो माइनस में है नहीं, तो माइनस में लिखूँ, माइनस को छोड़ दीजिए, बस प्लस में ही है तो प्लस में ही देखिए आप। x बराबर 24, तो x बराबर 24 का मतलब देखिए यहाँ बीच पे एक पॉइंट मान लीजिए, उसी को लिख लीजिए कि ये 24 है। और y बराबर 12 है ना, तो 10 के बाद यहाँ लिख लीजिए कि ये पॉइंट बता दीजिएगा कि ये 12 है। अब 12 के बाद 16 आ जाता है, तो y पे ही एक पॉइंट यहाँ पे 16 लिख दीजिए, क्योंकि 20 के नीचे ही 16 रहेगा, ये भी जानते हैं आप लोग। x बराबर 8 है, तो इस पॉइंट को आप 8 मान लीजिए। y बराबर 4 भी है, तो y बराबर 4 का मतलब ये पॉइंट y बराबर 4 मान लीजिए। x बराबर 6 भी है, तब देखिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ ना, ये पॉइंट आपका 6 मान लीजिए। फिर y बराबर 2 भी है, तो y बराबर इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अपने पॉइंट से ऐसे मानना पड़ेगा, पॉइंट लिख लीजिएगा अपने सीरियल नंबर से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, x बराबर 24 पे पहुँचेंगे, फिर y बराबर 12 पहुँचेंगे, y बराबर 12 पे। अब x बराबर 24 से एक लंबवत रेखा खींचेंगे और यहाँ पे y बराबर 12 पे कहाँ काट रहा है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 24,12 कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार x पे 20 आई है, तो x पे 20 आ गया, y पे 16 आई है, y पे 16 आ गया। तो x पे 20 के लिए ऊपर एक रेखा खींचेंगे और 16 से यहाँ पे खींचेंगे। ये तो जानते हैं आप लोग, ग्राफ पे दर्शाना ना। तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, 20,16। ये 2 पॉइंट मिल गया, ये 2 पॉइंट को आप मिलाते हुए खींच दीजिए। अब यह जो रेखा मिली है समीकरण, किस रेखा को मिली है, तो x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 36 को मिल गया। अब इसको देखिए, x पे 8 y पे 4, x पे 8 का मतलब यहाँ, x पे 8 y पे 4 का मतलब यहाँ y पे 4। तो यह पॉइंट जो कहलाएगा ना, वह 8,4 कहलाएगा। फिर x पे 6, देखिए तो आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा फ्रेश। x बराबर 6 यहाँ पे आ गया, y बराबर 2, का मतलब देखिए यहाँ पॉइंट बड़ा छोटा जा रहा है, पॉइंट मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, y बराबर 2, x बराबर ये वाला पॉइंट है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कहलाएगा क्या, 6,2 कहलाएगा। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला लीजिए, मिल गया। अब यही पॉइंट कहलाएगा आपका क्या, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, सिंपल हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो इस तरह हमने समीकरण को क्या किया, इस पे दर्शा दिया। इसी प्रकार आपको दर्शाना था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के समीकरण भी दर्शाना आ गया, ग्राफीय विधि पे कैसे समीकरण दर्शाएंगे और आपको सवाल भी बताने आ गए। तो ये 6 नंबर का इतना पूरा करेंगे ना, तब जाके 6 नंबर मिलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले बताइए वीडियो अच्छी लग रही है ना आपको, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छे से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सही है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे प्रश्न जो मैं दीर्घोत्तरीय डिस्कस कर रहा हूँ बस देख लीजिए ध्यान से, ये सभी प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया हूँ। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल कितना चलती है, 44 किलोमीटर जाती है, और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो अब हमसे पूछा है कि धारा की चाल बताइए, धारा की चाल बताइए और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम मानेंगे। ठीक है,
तो पहले जो देखिए, इस प्रकार के सवाल जब भी आप हल करें तो जो लास्ट में पूछा रहता है, जो लास्ट में पूछेगा वही तो याद करना हमको होता है और उसी को मानना पड़ता है, क्योंकि वो मालूम नहीं रहता तो उसी को ना मानेंगे। जैसे हमको यहाँ पे दिया है कि धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल, तो इसी को मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना नाव की स्थिर पानी में जो चाल होगी, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है कि माना नाव की स्थिर पानी में चाल, यही ना ज्ञात करना है हमको। तो लिखेंगे कि माना नाव की स्थिर पानी में जो चाल होगा वो x किलोमीटर पर घंटा होगा। हमने मान लिया x किलोमीटर पर घंटा होगा। धारा की भी चाल पूछा है, तो लिखेंगे तथा धारा की चाल, अब धारा की चाल भी कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। तो धारा की चाल हमने मान लिया कि y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमको यही दोनों ज्ञात करना, लास्ट में यही पूछा है, इसी को हमने मान लिया। अब आगे बढ़िए। अब हमसे ये कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। एक बात बता देता हूँ, अभी आप समझ लीजिए कि जब नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर है और धारा की चाल y किलोमीटर है, तो एक बात नोटिस कर लीजिए कि तब नाव की धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी, पहले चाल निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए नाव की धारा के अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल का मतलब होता है क्या कि जब अनुकूल चाल चलेंगे तो दोनों चालें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हो जाएगा x + y किलोमीटर पर घावर। इसी तरह हम प्रतिकूल चाल निकाल लेंगे, तथा नाव की धारा के कौन सी चाल, प्रतिकूल चाल में दोनों चालें घट जाती हैं, तो x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अलग अलग चाल उन दोनों का निकाल दिया था, फिर अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारा चीज़ हो गया। अब बस स्थिति पे आइए। ठीक है, प्रथम कंडीशन, प्रथम स्थिति क्या बोला है वो, प्रथम स्थिति, 2 स्थितियाँ दिया है, दोनों को सॉल्व करेंगे। प्रथम स्थिति देखिए, एक फार्मूला आप लोग पहले नोटिस कर लीजिए कि समय बराबर होता है क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब कंडीशन प्रथम स्थिति पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, एक नाव 10 घंटे में, 10 घंटे का मतलब कि 10 घंटे समय है उसका, तो एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। तो धारा के प्रतिकूल हमने चाल भी ज्ञात कर लिया है, और कह रहा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलता है। ये दूरी दिया है, हम उसकी चाल भी जान गए हैं और समय भी दिया 13 घंटे में। और कह रहा हुआ 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ठीक है, तो 2 कंडीशन दिया, पर पहला कंडीशन बनाएंगे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति हमसे ये कह रहा था, दूरी हमको दिया है 30 किलोमीटर, दूरी 30 किलोमीटर दिया है, और कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितना चाहिए, धारा के प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलती है। तो किस चाल से, तो धारा की प्रतिकूल चाल क्या है भाई, धारा के प्रतिकूल चाल है x - y। तो दूरी अब बटे चाल, तो चाल हम वो लेंगे जो इसके साथ दिया, प्रतिकूल चाल दिया ना, तो x - y। ठीक है, फिर बीच में प्लस, फिर क्या है, फिर हमसे ये बोला है कि धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो 44 किलोमीटर की दूरी 44 किलो अब बटे चाल, अब किसके अनुकूल जा रही है, धारा के अनुकूल, तो अनुकूल चाल क्या है, x + y। अब ये दोनों दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल, पूरा टोटल समय के बराबर हो जाएगा। समय कितना ले रहा है, 10 घंटा, तो 10 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका समीकरण नंबर पहला बन गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, यही बोला था। अब द्वितीय स्थिति क्या क्या है, द्वितीय स्थिति यहाँ पे लिख लेंगे, सेकेंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में सेम वही चीज़ है। द्वितीय स्थिति में ये कह रहा है कि अगर वह 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता, तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कितना चाल है भाई, x - y, बीच में प्लस। फिर कह रहा है कि अगर 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तब 55 बटा धारा के प्रतिकूल चाल कितना है भाई, धारा के अनुकूल चाल कितना है, x + y। और कितना समय लेता है, टोटल समय के बराबर होगा 13 घंटे लेता है। बात खत्म। समीकरण नंबर दूसरा, बस इक्वेशन पढ़ें, बन गया, बस काम बन गया आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए पहले रैखिक युग में इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर कुछ नहीं तो एक छिपा होता है, तो 1/x-y यहाँ मान लेंगे कि 1/x-y बराबर हम मान लेते हैं कि u, और यहाँ पे भी एक छिपा होगा तो 1 अब बटे नीचे आपका क्या है x+y, तो इसके बराबर हम मान लेंगे क्या v मान लेंगे। किसी को आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे आराम से। अब इस यही वैल्यू फिट कर लीजिए। अब यहाँ पे 30 में 30 गुणे 1/x-y की वैल्यू अगर रखते हैं तो आपका बन जाएगा 30u। क्या हो जाएगा 30u, क्योंकि गुणा हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 44 गुणे x+y बराबर भी रखता हूँ तो हो जाएगा 44 भी बराबर इधर आपका बच गया 10। इसे समीकरण तीसरा मान लीजिए। इसी तरह इसमें रखेंगे तो हो जाएगा आपका क्या 40u, और प्लस ये कितना हो जाएगा 55। 55 भी बराबर कितना दिया 13। इसे समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसको बराबर करना है, तो ये बताइए कि इसमें अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो 120 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा कर दूँगा तो 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो हल करने में आसानी हो जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण चौथा में 3 से तथा समीकरण तीसरा में किस में तीसरा में 4 से क्या करने पे गुणा करने पे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का, गुणा करने पे। तो चलिए इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं। तो 4 3 12 120u प्लस 4 चौक 16 4 चौक 16 1 17 176 भी बराबर 4 दहा में 40 है समीकरण नंबर 5वां। और इसको 4 से गुणा करेंगे, अरे इसको 3 से गुणा करना है, तो 4 3 12 120u और प्लस 5 3 15 5 3 15 116 165 भी बराबर 13 3 39। ये हो जाएगा आपका 6वां समीकरण। अब देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस है, तो घटा देंगे तो काम बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये घटा दीजिए। क्या लिखेंगे? घटाने पे। तो घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, मालूम है आपको। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब प्लस और माइनस यहाँ से तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 176 में से घटा देना 165, तो 1 11 बच जाएगा। 11 भी बराबर, अब 40 में से 39 घटाना तो क्या आ जाएगा 1। तो ये अगर यहाँ से भी की वैल्यू ज्ञात करें तो आ जाएगा 1/11। किसकी वैल्यू आ गया? भी की वैल्यू आ गया। अब भर गया। और दूसरा पेज ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, भाई लॉन्ग इंपॉर्टेंट है ना। तो भी का अगर वैल्यू आ गया यहाँ तक, तो यही भी का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो आप रख लीजिए कि भी बराबर 1/11 का मान 11 का मान किस में रख दिया जाए? किसी में रख लीजिए। समीकरण 5वां में रखने पे, 6वां में रखेंगे तभी आ जाएगा। 5वां में रखने पे, तो 5वां पर रखना है, तो 5वां आपका क्या है 120u प्लस 176 भी बराबर 40 है। ऐसे में रखना है तो 120 गुणे u आ गया ना, तो यू रहने दीजिए। हमको तो भी का वैल्यू दिया ना 176 प्लस भी आ गया। भी का वैल्यू रखेंगे 1/11 बराबर हो जाएगा 40। यहाँ तक समझ आ गया? कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 कम 11 11 छके 66, तो हो जाएगा 120 गुणे u बराबर 40 और प्लस 16 उधर जाएगा तो -16, तो हो जाएगा 120 गुणे u बराबर यहाँ से कट जाएगा तो कितना होगा 4 24। ठीक है, 24 होगा ना। अब यहाँ पे अगर u की वैल्यू में निकालूँ तो हो जाएगा 24 है, 120 गुणा में तो 120 आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा 2 से कटाइए 12 बार में 2 से कटाएंगे 60 बार में 12 5 60 ऊपर 1, तो u की वैल्यू आ गया 1/5 और v का वैल्यू 1/11 आ गया था। लेकिन हमने वहाँ पे माना था यह कि 1/x - y बराबर हमने माना था u, और हमने माना था कि x + y बराबर हमने माना था v। अब यहाँ से x की y की वैल्यू निकल जाएगा, तो 1/x - y, u का वैल्यू कितना आ गया 1/5 आ गया। इधर 1/x + y बराबर v का वैल्यू कितना है 1/11 है। ठीक है, अब यहाँ से हल कर लीजिए। तो x - y का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x - y, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हल करेंगे तो x + y बराबर 11 गुणा 1 में करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो देखिए यह माइनस है, इसको समीकरण मान लीजिए 7वां और इसको मान लीजिए
8वां, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि माइनस में है या प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 8 में से समीकरण 7 घटाने पे, ठीक है। और घटाने क्या जरूरत है, प्लस है और माइनस है तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, लिखिए जोड़ने पे। ठीक है, जोड़ने पे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर क्या 11। जोड़ेंगे तो यह माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका 2x बराबर 11 और 5 कितना 16, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 8। अब इसी x की वैल्यू रख लीजिए किसी में भी, x बराबर 8 का मान समीकरण किस में रखने पे, 7वां में रखने पे, 8वां में भी रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, रखने पे तो 7वां में रखना, 7वां समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर क्या था 5, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 8 माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई बराबर 5 और प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस 8, तो माइनस वाई बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 3 आ गया। तो चलिए लास्ट में हमसे क्या पूछा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट में हमसे ये ना पूछा था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमसे पूछा था कि धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल, तो धारा की चाल को हमने धारा की चाल को हमने y माना था, तो y की वैल्यू कितना आ गया, अभी देखिए y की वैल्यू 3, तो भाई हो जाएगा धारा की जो चाल हो जाएगी वो 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी आंसर में। और नाव की स्थिर पानी में चाल हमने x माना था, तो x की वैल्यू 8 आ गया, तो नाव की स्थिर पानी में जो चाल होगा वो हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो यह होता है लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं अच्छे से करवा रहा हूँ ताकि आपका 90+ मार्क्स आ पाए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी प्रश्न है, जो कि त्रिकोणमिति को 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और कह रहा है कि जांचिए कि, और हमको एक कंडीशन दे दिया है कि 3 cot a बराबर 4 हो, तो जांचिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर या बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होना चाहिए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि बराबर है या नहीं। ठीक है, लास्ट में हमसे पूछा है कि यह बराबर है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। अगर हम LHS हल कर रहे हैं और RHS वैल्यू प्राप्त हो जा रहा है तो बराबर है। ठीक है, नहीं तो अगर LHS हल कर रहे हैं और RHS भी हल कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू समान आ गया तो मतलब बराबर है, नहीं आएगा तो बराबर नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आराम से समझिएगा। तो देखिए इसे हल करता हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से। हमको कंडीशन दिया है कि 3 cot a बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से cot a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4 और 3 गुणा में तो 3 यहाँ पे भाग आ जाएगा, cot a बराबर 4/3 आ गया। और सबको मालूम है कि cot a बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब हो गया। तो cot a बराबर आधार बटे लंब, तो आधार हमारा 4 और लंब क्या हो गया 3 हमने मान लिया। ठीक है, और इसके बराबर हम जानते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें कोई नियतांक मानना पड़ेगा। इसके बराबर हम k मान लेते हैं, इसके बराबर क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। k मान लेंगे तो यहाँ से हमको स्पष्ट रूप से निकल जाएगा कि माना आधार 4k और लंब आपका जो निकल के आ गया वो 3 के निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत कोई नहीं। अब यहाँ पे एक त्रिभुज में बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज, समझने की कोशिश कीजिएगा उसी चीज़ को। यहाँ पे ए हो गया क्योंकि कोण ए के सापेक्ष दिया, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये तो आपको 90 डिग्री होता है, तो यहाँ इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। और देखिए लंब हम आधार कितना आ गया 4k, तो आधार को हम 4k मान लेते हैं, लंब हमारा 3k, इसको 3k मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए जब तक कर्ण नहीं मालूम रहेगा तब तक आगे की सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कर्ण निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लैक पेन से कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम देख पा रहे हैं कि कर्ण निकालना है, या सबको मालूम है पाइथागोरस का नियम कि कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। सबको मालूम है, यही होता है ना। चलिए ठीक, यही होता है। अब हमको कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि यही निकालना है। और लंब हमको दे ही रखा है 3k, तो 3k का स्क्वायर और प्लस आधार दे ही रखा है कितना 4k, तो 4k का स्क्वायर। और यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ
तो कड़ स्क्वायर बराबर 3 का करेंगे तो 9 के स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 के स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको कड़ के वैल्यू निकालना है कड़ का, तो इधर कोई वर्ग है उधर भेज दूंगा तो किस में जाएगा वर्गमूल में, तो 9 के स्क्वायर और प्लस 16 के स्क्वायर वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे। तो कड़ केस मतलब कड़ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कड़ बराबर 3 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल क्या 3 और के का के हो जाएगा और प्लस 16 का 4 निकल जाएगा, के स्क्वायर का के निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक आ गया। अरे जोड़ना नहीं, जोड़ना न है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जोड़ लीजिए। 16 में कितना होगा 25 के स्क्वायर न होगा। अब यहाँ से कड़ की वैल्यू क्या आ जाएगा 25 का 5 और के स्क्वायर का क्या आ जाएगा, तो कड़ बराबर 5 के आ गया। कड़ बराबर कितना आ गया 5 के आ गया। तो अब यहाँ लिख लीजिए कड़ बराबर क्या आ गया 5 के। अब कड़ बराबर 5 के आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या दे रखा था यहाँ पे LHS। अब यहाँ पे LHS लेते हैं। LHS देखा रहा था 1 माइनस 10 स्क्वायर A और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है। चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले 10 की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से किसके वैल्यू निकालेंगे 10A की वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए 10A की, तो कॉट का उल्टा 10 होता है। हमको आगे निकल गया है कि कॉट A की वैल्यू अभी हमने यहाँ लिखा है ना, कॉट A की वैल्यू कितना होता है 4/3 होता है। तो ये बताइए तब कॉट A की वैल्यू 4/3 होता है, तो 10A बराबर, तो 10 जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और कॉट कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 3/4 निकल जाएगा। ठीक है, 3/4 किसकी वैल्यू निकल गया 10 की वैल्यू निकल गया। अब 10 की वैल्यू निकल गया तो चलिए पहले LHS को हल कीजिए। तो लिखेंगे 1 माइनस 10 है मतलब 3/4 का क्या होल स्क्वायर और बटे में 1 प्लस फिर 10 है मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। हल कीजिए तो जगह 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इसी तरह 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो 16 कम 16 और 16 में से यहाँ पे 9 जाएगा तो 7 बचेगा, था 7/16 और यहाँ पे 16 कम 16 और 16 9 25, तो हो जाएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल आ गया 7/25। कितना आ गया 7/25 आ गया। मतलब LHS कॉल करने पे कितना आ गया 7/25 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हम RHS को भी हल करेंगे। LHS हो गया ना 7/16। अब इस पेज पे हम किसको हल करेंगे RHS को। तो चलिए देख लेते हैं RHS हमारा क्या था यहाँ पे, RHS था हमारा कॉस स्क्वायर A और माइनस के साइन स्क्वायर है। तो हमें पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे निकाल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए साइन ए बराबर लंब बटा कड़, तो लंब कितना है देख लीजिए, लंब आपका 3 के और कड़ कितना है 5 के, तो हो जाएगा 3 के बटे में 5 के, तो के से के कैंसिल, तो 3/5 आ गया किसकी साइन ए की। इसी तरह कॉस ए का होता है आधार बटे कड़, आधार कितना है 4 के और कड़ कितना है 5 के, तो के से के कैंसिल 4/5 आ जाएगा किसका कॉस ए का वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं यहाँ पे रखना है तो रख देंगे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस की वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू 3/5, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम आ गया इसका 25, 25 से 25 कैंसिल 16, फिर 25 से 25 कैंसिल 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/25 किसकी RHS की वैल्यू आ गया। और LHS की वैल्यू भी कितनी आई थी देख लीजिए 7/25, दोनों को बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे इसलिए जो LHS होगा ना वो RHS के बराबर है। हमको बताना था कि बराबर है या नहीं है, यही चीज़ हमको बताना था। तो बिल्कुल LHS और RHS के बराबर है, देख लीजिए आप लोग भी, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बराबर है या नहीं। तो हमने इसको सॉल्व किया भी 7/25, इसको सॉल्व किया भी 7/25 आ गया। ठीक है, तो बराबर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस तरह इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं लगाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक हमने 3 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 में से आपको 2 तो फंसने ही वाला है, समझ लीजिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।